तो दोस्तों, प्रिंटर का असेंबलिंग पार्ट तो पूरा हो चुका है और आपको पसंद आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे 3D प्रिंटिंग बेसिक 101 से, जहाँ पे 3D प्रिंटिंग जो नया 3D प्रिंटर लेने वाले हैं या जिनको 3D प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट समझना है, इसमें बीच में आपके सबसे आगे है हमारे गब्बर सिंह, इसके बाद टेस्ला का फैल्कन। ये इसको मैंने रूम में एक पौधा डालने के लिए, लगाने के लिए रखा है। और इसके साथ सबकी फेवरेट आयरन मैन टोनी भाई का आर्क रिएक्टर इसको बनाया है। वैसे तो इसमें लाइट का मैकेनिज्म डाला था, लेकिन अभी निकाला है। अगर आपको ये चेक करना है तो आप मेरा दूसरा चैनल फ्यूचर ऑटोमेट जो इंस्टाग्राम पे है, तो उस पे आप चेक कर सकते हैं। इसका रील मैंने डाला है, आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और इसी के साथ अभी हम लोगों को ये फिलामेंट दोस्त जो है, इनको यूज करके बहुत सारे प्रिंट्स बनाने हैं। तो आइए दोस्तों, 3D प्रिंटिंग को यूज करके कुछ बनाते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली 3D प्रिंटिंग ये जो कंसेप्ट है, तो उसको अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे तो पुस्तकीय भाषा में, मतलब आसान भाषा में, हम लोग ये कह सकते हैं कि 3D प्रिंटर एक ऐसा मशीन है जो किसी भी चीज को 3 डायमेंशनल में एडिटिव टेक्नोलॉजी में, जिसे हम कहते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करके या फिर लेयर बेस्ड प्रोसेस से बनाता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो मटेरियल को लेयर बाय लेयर ऐड करने के प्रोसेस में बनता है। तो इसमें आपको फिलामेंट मटेरियल जो रहता है उसको ऊपर से प्रिंटर को प्रोवाइड करना पड़ता है, और उसके बाद उस वो प्रिंट फिलामेंट को हीट करके लेयर बाय लेयर ऐड करता जाएगा। अब इसमें एक और प्रिंटर का कॉन्सेप्ट आता है रेजिन बेस्ड, जिसमें सब्ट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट का यूज होता है। मतलब ओवरऑल मटेरियल में से कट करके उसको निकाल के जो एक्सेस मटेरियल है, शेप, उस प्रोडक्ट को शेप देके उस प्रोडक्ट को 3 डायमेंशनल में बनाया जाता है। बट प्रोबेबली अगर आप देखिए प्रिंटर का यूज का रेशो, तो एफडीएम प्रिंटर्स, मतलब जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वही यूजुअली ज्यादा यूज होता है। तो अब हमें ये देखना है कि 3D प्रिंटिंग को एग्जैक्टली कैसे यूज किया जाता है और उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है और कौन सा मटेरियल है, ये सब हमें आगे आगे देखना। तो इस वीडियो में बेसिक हम ये देखेंगे कि स्लाइसर क्या है, कौन से टाइप के स्लाइसर्स है, और हम कौन सा स्लाइसर यूज करेंगे, और उस स्लाइसर का अब तक का मेरा एक्सपीरियंस क्या है, और उसके बाद बेसिक सेटिंग्स क्या क्या है, और उसको समझेंगे कि बेसिक सेटिंग्स क्या रहते हैं। और उसके बाद हम लोग आगे की वीडियोस में हर सेटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है और उसका प्रिंटर से क्या रिलेशन है, ये हम देखेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं क्यूरा में। बेसिकली ये एक टाइप का स्लाइसर है। तो स्लाइसर कुछ इस तरह काम करता है कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब आप 2D प्रिंटर लेते हैं, कोई भी पेपर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर हो, इंकजेट प्रिंटर हो, तो उसमें अगर हमें कोई भी प्रिंट निकालनी है तो हमें उस प्रिंटर का ड्राइवर लगता है। तो वो ड्राइवर जो है, कंप्यूटर को जो बताना है प्रिंटर को कि भाई प्रिंट आप ऐसे निकालो, वो प्रिंटर की भाषा में उसे समझ आता है। तो यही बस है स्लाइसर का भी यूज। स्लाइसर प्रिंटर को जो डिजाइन आपने बनाया है सॉफ्टवेयर में, उसको प्रिंटर के लैंग्वेज में उसको बताता है कि कैसे प्रिंट करना है, कहाँ कहाँ लेयर ऐड करना है, और क्या डायमेंशंस है जिसमें ये प्रिंट बनेगा। तो स्लाइसर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के स्लाइसर्स है जो उन्होंने बनाए हैं। कुछ प्रोप्राइटरी है, कुछ ओपन सोर्स है।
तो उसमें से टॉप 10 जो यूजुअली यूज होते हैं स्लाइसर्स, तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो उन्होंने स्लाइसर का एग्जैक्ट डेफिनेशन उनके हिसाब से बताया है। तो स्लाइसर आल्सो कॉल्ड स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज अ मिडल मैन बिटवीन 3D मॉडल एंड 3D प्रिंटर। मतलब वही जो 3D मॉडल आपने बनाया उसको 3D प्रिंटर की भाषा में उसे समझाने के लिए हमें स्लाइसर की जरूरत होती है। तो कोई भी फाइल जैसे STL हो या और कोई टाइप की फाइल जो हम लोग इस स्लाइसर को प्रोवाइड करते हैं वो उसे जी कोड में कन्वर्ट करता है, जिसमें अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो प्रिंटर को समझ में आते हैं और उस इंस्ट्रक्शंस को प्रिंटर एग्जीक्यूट करता है उस लोकेशन पे जाके, वहां पे वो फिलामेंट को ऐड करके उस प्रोडक्ट को बनाता है। तो बस यही है डेफिनेशन स्लाइसर का। उसके बाद हम देखेंगे कि टॉप 10 बिगिनर टू प्रोफेशनल लेवल कौन से स्लाइसर्स इस वेबसाइट के हिसाब से यूज होते हैं। ज्यादा कुछ रिसर्च करने की जरूरत भी अभी तो नहीं है इनिशियल लेवल पे, बिकॉज हम लोग इनिशियल लेवल पे एक कॉमन स्लाइसर जो यूजुअली बहुत लोग यूज करते हैं उसे ही यूज करने वाले हैं और उसमें ही हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे बनाते हैं। तो ये है क्यूरा जो अल्टीमेकर ने बनाया है, जो वन ऑफ द जाइंट है 3D प्रिंटिंग की दुनिया में। उन्होंने इस स्लाइसर को बनाया है और उनकी ये बात बहुत अच्छी है कि उन्होंने इस स्लाइसर को ओपन सोर्स और फ्री रखा है। तो इसकी वजह से कोई भी प्लगइन्स या कोई भी अलग इंप्रूवमेंट्स कम्युनिटी के पॉइंट साइड से भी आ सकते हैं, जिसको ये लोग इस सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको और थोड़ा इम्प्रूव भी करते हैं। इसके बाद आता है 3D प्रिंटेड ओएस। ऑनेस्टली मैंने अभी तक सिर्फ क्यूरा यूज किया है, बाकी के कोई स्लाइसर्स यूज किए नहीं है, तो बाकी कोई भी स्लाइसर के बारे में मेरा ओपिनियन देना गलत हो जाएगा। इसीलिए बस हम लोग ये देखेंगे कि कौन से अलग स्लाइसर से आप उसके बारे में रिसर्च अगर आपको चाहिए तो कर सकते हैं। तो एक और है, ये है 3D प्रिंटर ओएस। उसके बाद आइडिया मेकर है और उसके बाद के आई एस स्लाइसर है, और उसके बाद रिपीटर होस्ट, उसके बाद ऑक्टा प्रिंट है। ऑक्टा प्रिंट मैंने यूज किया है। तो बेसिकली ऑक्टा प्रिंट आपको प्रिंटर को वेब के थ्रू कंट्रोल करने में हेल्प भी करता है, और जो ऑक्टा लैब से प्रिंटर को ऑनलाइन मेंटेन करना, ये सारी चीजें हम लोग ऑक्टा प्रिंट से कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी एक आगे वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं, जिसमें ऑक्टा प्रिंट को इंस्टॉल करना, उसको कैसे यूज करना है, उसके प्लगइन्स, और ऑक्टा लैब्स जो सबसे पावरफुल प्लगइन है ऑक्टा प्रिंट का, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि अचानक से 3D प्रिंट जो है वो प्लेट अपना अचानक से 3D प्रिंट जो है वो हीट पेड से या फिर आपका जो प्रिंटिंग प्लेट है उससे ऊपर ऑटोमेटिक बन जाता है एक्सट्रूडर के बिना हिले। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है ऑक्टा लैब्स जो ये प्लगइन है वो इसके लिए काम करता है और वो बहुत ही अच्छा है। मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे बहुत सारे ऑक्टा लैब्स डाल दिए हैं, तो आपको अगर चेक करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, उसको आप जरूर चेक कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। इसके बाद आता है स्लाइसर 3R, ये भी एक ओपन सोर्स है। उसके बाद एस्ट्रो प्रिंट है, उसके बाद सिंप्लीफाई 3D है, और उसके बाद है आइस एसएल। तो इसमें से सिंप्लीफाई 3D मैंने सुना है, उसके बाद ऑक्टा प्रिंट मैंने यूज भी किया है, क्यूरा है, उसके बाद आइडिया मेकर है। ये दो तीन मैंने सुने भी है और उसमें से दो यूज भी किए हैं। तो क्यूरा यूजुअली मैं अभी यूज करता हूँ। तो अभी हम लोग जंप करते हैं क्यूरा की ओर, जहाँ पे हम लोग उसका ओवरव्यू देखेंगे और स्लाइसर का थोड़ा बहुत यूज जानेंगे कि स्लाइसर कैसे यूज करते हैं। What you know about rolling down in the feast and the fire and the blood? करायचं. तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं क्यूरा में, जो अल्टीमेकर का स्लाइसर सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स फ्री है, जिसको मैं यूजुअली यूज करता हूँ और बहुत सारे लोग क्यूरा को ही यूज करते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल है या फिर जो कंपनी बेस्ड मतलब प्रोप्राइटरी कंपनी बेस्ड कोई प्रिंटर यूज करते हैं तो उनका खुद का स्लाइसर भी होता है, तो वो यूज करते हैं। हम इनिशियल लेवल पे क्यूरा यूज कर सकते हैं, वो इनफ है। इसके आगे हम लोगों को अभी इनिशियल लेवल पे जाने की जरूरत नहीं। इससे भी इजी स्लाइसर्स है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है और थोड़ा ईज भी मिल जाता है अंडरस्टैंडिंग का। तो इसके लिए हमें ये
स्लाइसर यूज करना है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब आप इनिशियल लेवल पे ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज ये करनी पड़ती है, आपको आपका प्रिंटर ऐड करना पड़ता है। तो इनिशियली यहाँ पे कोई प्रिंटर नहीं होता है, तो आप जब इसको ऐड प्रिंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे नया प्रिंटर ऐड करना होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, ऐड अ नॉन नेटवर्क प्रिंटर करना है, और इसके बाद आपको देखना है कि आपका जो प्रिंटर है वो यहाँ पे है कि नहीं। तो बहुत सारे प्रिंटर्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। तो अगर आपका इसमें से कोई प्रिंटर है, जैसे कि क्रिएलिटी का प्रिंटर है एंडर 3, एंडर 4 CR10 या फिर एंडर 5 प्लस, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली सारे सेटिंग्स उसके इसमें डाल देगा। तो आपको अगर आपका कस्टम प्रिंटर है, जैसे कि मेरा अभी युवा है, तो युवा प्रिंटर को अगर आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे कस्टम के ऑप्शन में आपको कस्टम FFF प्रिंटर सिलेक्ट करके इस प्रिंटर का यहाँ पे नाम डालना है। तो युवा 2 मैं ऑलरेडी युवा डाल चुका हूँ, तो युवा 2 ऐड करके इसके बाद हमें इसके सेटिंग्स को ऐड करना है। तो अभी आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक आपको प्रिंटर का प्रिंट वॉल्यूम पता होना चाहिए, आपका जो प्रिंटर का नोजल है उसका पता होना चाहिए। नोजल का जो है वो 99% हर प्रिंटर 0.4 के नोजल के साथ ही शिप होता है। तो आपको ज्यादा कुछ उसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, पर आपके प्रिंटर का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्रिंटर का वॉल्यूम जो है वो 230 बाय 230 बाय 260 का साइज है। अब इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, तो इसमें हमारे प्रिंटर को हीटेड बेड है तो वो हमें टिक करना है। इसके बाद जी कोड फ्लेवर मर्लिन ये ऐसा ही रहने दीजिए, ये सारी सेटिंग्स को आपको ऐसा ही रहने देना है। नंबर ऑफ एक्सट्रूडर्स आपके एक है इनिशियली, अगर आप सिंगल एक्सट्रूडर का प्रिंटर लेते हैं। अगर आप डबल एक्सट्रूडर का प्रिंटर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 2 सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम जाएंगे नोजल की सेटिंग्स में, तो यहाँ पे आपको 0.4 का नोजल सेट करना है, और जो आपका कंपैटिबल मटेरियल डायमीटर है उसको करना है 1.75। अब यूजुअली तो 1.75 के साथ ये शिप होता है सारे प्रिंटर्स जो नॉर्मल FDM प्रिंटर्स है वो, लेकिन कुछ कुछ प्रिंटर्स में इस फिलामेंट की साइज जो मटेरियल डायमीटर की साइज है वो अलग भी हो सकती है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो हमारा जो फिलामेंट डायमीटर है वो 1.75, तो हम लोग उसको उसमें सेट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो ये आपका प्रिंटर अभी हो गया सेट। तो इसमें अभी आपको आगे और कुछ चीजें जो बेसिक है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक यहाँ पे है जेनरिक PLA। तो जब आपको मटेरियल चेंज करना है आपके मटेरियल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप यहाँ पे मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फिलामेंट में बहुत सारे मटेरियल आते हैं, PLA है, ABS है, PLA प्लस है, ABS प्लस है, उसके बाद PETG आता है, TPU है, सिलिकॉन है, सॉरी नाइलॉन है, सिल्क है, कार्बन फाइबर है, पीक है, बहुत सारे फिलामेंट्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो फिलामेंट एग्जैक्टली प्रिंटर का रॉ मटेरियल है, आपको ये तो अभी पता ही है। और इसके बाद हर फिलामेंट की प्रॉपर्टीज अलग रहती है, उसका हीटिंग का पॉइंट अलग रहता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग रहता है, उसकी स्ट्रेंथ अलग रहती है, उसके फिजिक्स प्रॉपर्टीज सारे अलग रहते हैं। तो ये जो सारे प्रॉपर्टीज है उसके बेसिस पे हर फिलामेंट को अलग किया है। वुड फिलामेंट भी आता है, कॉपर आता है, उसके बाद ब्रास आता है, बहुत सारे फिलामेंट्स है। तो बेसिकली वुड मतलब वुड का जो कंटेंट है उसको और PLA को मिक्स करके इस फिलामेंट को बनाया जाता है। तो आपको ये थोड़ा वुड का फील देता है जब आप उसमें कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यूजुअली इनिशियल लेवल पे जब कोई भी 3D प्रिंटिंग को स्टार्ट करता है तो उसका पहला जो फिलामेंट रहता है वो होता है PLA। PLA चीप है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, इजी टू यूज है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ह्यूमिडिटी का, टेम्परेचर का, बाहर रखना है, अंदर रखना है, उसको बॉक्स में रखना है, ऐसा कोई उसमें कंडीशन नहीं रहता है। इसलिए PLA बहुत लोगों का फेवरेट है फिलामेंट इनिशियल लेवल पे प्रिंट करने के लिए। और वैसे स्ट्रेंथ के वाइज अगर देखा जाए तो इनिशियल लेवल पे इस फिलामेंट में बहुत स्ट्रेंथ रहती है, मतलब इनिशियल लेवल पे अगर फिलामेंट को कंसीडर किया जाए तो बहुत स्ट्रेंथ रहती है। तो इट्स गुड, PLA से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया फिलामेंट का। फिलामेंट के सारे डिटेल्स को हम अलग अलग वीडियोस में जरूर बनाएंगे। PLA है, ABS है या फिर PETG है, तो ये सारे फिलामेंट्स का अलग अलग वीडियो और उनका स्ट्रेंथ, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके प्रिंट्स कैसे होते हैं, उनके प्रिंट की स्ट्रेंथ को भी चेक करेंगे हम। तो आगे जाएंगे आप सेटिंग्स में।
तो हर प्रिंट का क्वालिटी, उसका टाइम, उसका सारा स्ट्रेंथ, उसका सब ये सेटिंग्स पे डिपेंड है। अगर ये सेटिंग्स आपके सही है तो आपका प्रिंट एकदम अच्छा आएगा। अगर सेटिंग्स में गलती हो गई तो प्रिंट फेल हो जाएगा। तो इनिशियल आप अगर इस सेटिंग्स को चेक करेंगे तो जो नूब्स है, मतलब जो इनिशियली सीख रहे हैं अभी 3D प्रिंटिंग को, तो उनके लिए इन्होंने थोड़ा ईज कर दिया है सेटिंग। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल्स में आपको दिखता है कि जो नोजल का लेयर हाइट है, तो अगर 0.1 mm आप डालते हैं तो जो लेयर ऐड होगी, हर हर लेयर जो ऐड होगी फिलामेंट की, वो लेयर का साइज आपका 0.1 mm होगा। इनफिल का मतलब कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी प्रिंट आप बनाते हैं तो उस प्रिंट के, इनफिल का मतलब कोई भी प्रिंट आप बनाते हैं तो उस प्रिंट के अंदर जो मटेरियल ऐड होता है, उस मटेरियल का परसेंटेज इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि 20% है, 100% है, 60 है, 0% है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना इसमें मटेरियल इनफिल होना चाहिए। जैसे आपका मटेरियल या फिर आपका जो आपका मटेरियल बढ़ेगा तो उसके साथ आपका प्रिंटिंग का टाइम भी बढ़ेगा। लेयर की हाइट बढ़ेगी तो आपका प्रिंटिंग का टाइम कम होगा। इसके बाद सपोर्ट्स, तो सपोर्ट्स बेसिकली वो सेटिंग है अगर आपका कोई भी प्रिंट में अगर हैंगिंग एयर में कोई भी उसका सेक्शन है, जैसे कि आपका अगर से फॉर एग्जांपल अगर कोई एल शेप में लैंप है, उल्टा एल शेप में, तो उसमें आपको जो आउटर एज पे जो हैंड होता है तो वो हैंड एयर में होता है और एयर में प्रिंट नहीं हो सकता, तो प्रिंट आपका फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट देना है। इसके बाद एडिशन, एडिशन का मतलब कोई भी प्रिंट के नीचे एक ब्रिम या राफ्ट दिया जाता है ताकि वो प्रिंट उस राफ्ट पे सही से फिट हो सके। तो ये उन प्रिंट्स के लिए यूजफुल होता है जिनको कोई बेस नहीं है और उनको बेस हमें देना है, तो इसके लिए यूजफुल रहता है। लेकिन अगर कोई भी प्रिंट आपका है जिसको फ्लैट बेस है तो आपको ये देने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका प्री डिफाइंड सेटिंग्स जो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल, जो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है, और दूसरा ये आपको इजीली कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आप इनिशियल लेवल पे कोई भी प्रिंट करते हैं तो आप इस सेटिंग से ही आगे जा सकते हैं, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। जब आप थोड़े बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं प्रिंटिंग में तो उसके बाद आप जा सकते हैं कस्टम सेटिंग्स में। इसमें बहुत सारे सेटिंग्स है और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ कौन से। तो लेयर हाइट जो अभी मैंने बताई है 0.1 mm है तो आप इसको 0.15, 0.08, 2 mm, तो इसको यहाँ तक ले जा सकते हैं। अब हर लेयर हाइट का लिमिट क्या है और इसका और सारा डिटेल्स हम लोग सेटिंग्स का एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताऊंगा कि लेयर हाइट और नोजल का रिलेशन क्या है और कैसे नोजल की साइज से आप लेयर हाइट मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं उसका आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके बाद वॉल्स की जो सेटिंग्स है इसको देखने की जरूरत नहीं है, टॉप बॉटम को भी देखने की जरूरत नहीं है, वो सारे फिक्स रहते हैं। इनफिल में अगर आप आएंगे तो इनफिल में आपको मिलेगा इनफिल पैटर्न और इनफिल डेंसिटी। तो इनफिल डेंसिटी जो अभी हमने देखी थी उसमें 20%, 60%, 100% आपके हिसाब से आप दे सकते हैं। और इनफिल पैटर्न तो अलग अलग पैटर्न है, ग्रिड है, लाइंस है, ट्रायंगल्स है, ट्राई हेक्सागन है। हर पैटर्न की यूज के हिसाब, हर पैटर्न को प्रिंट के रिक्वायरमेंट की यूज के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि सर्कुलर प्रिंट है तो कौन सा पैटर्न है, अगर स्क्वायर या अपना स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप का कोई भी अगर प्रिंट है तो उसका कौन सा इनफिल पैटर्न देना है। इसके बाद आता है प्रिंटिंग टेम्परेचर। हर मटेरियल का अपने अपनी कंपनी के हिसाब से प्रिंटिंग टेम्परेचर डिसाइडेड है, वो आपको रेकमेंड करते हैं। जैसे कि अभी मैं यूज कर रहा हूँ ईसन का PLA ग्रीन फिलामेंट जिसका रिकमेंडेड टेम्परेचर है 205 से लेके 225 तक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रिंटर मैक्सिमम कितना हीट होता है, उसके हिसाब से आप देख सकते, आपको ये पता चलेगा कि आपके प्रिंटर में कौन से मटेरियल कंपैटिबल है। अभी बिल्ड प्लेट का टेम्परेचर जो है वो भी यूजुअली डिसाइड होता है कि PLA को कितना यूजुअली तो PLA को कोई हीटिंग की जरूरत ही नहीं है बिल्ड प्लेट की, क्योंकि PLA प्लेट पे ऐसे ही स्टक हो जाता है। लेकिन जिनके पास हीटिंग बेड है उनके लिए थोड़ा ईज है PLA को स्टिक करने के लिए, तो इसलिए आप 50 टू 60 के बीच में इस टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे PE, TGA, TPO में तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर बदलना पड़ सकता है।
डिपेंड्स कि क्या मटेरियल है और कंपनी ने क्या रिकमेंड किया है। यूजुअली ईसन अपने हर फिलामेंट के साथ एक बुकलेट को भी शिप करती है, जिसमें वो लोग बताते हैं कि हर फिलामेंट को टेम्परेचर बेड का और नोजल का कितना देना पड़ता है, उनकी प्रॉपर्टीज वो सब एक्सप्लेन करते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं ये अगर कोई और कंपनीज जो अपना फिलामेंट बनाती है तो उनको भी रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा जरूर कीजिए, ताकि जो यूजर है जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा गाइडेंस भी हो जाएगा और थोड़ा यूजफुल भी हो जाएगा। तो ईसन के साथ मैं यूज करता हूँ क्रियालिटी का, अभी लेटेस्ट मैंने मंगाया है, तो ये भी यूज करके देखूंगा कि क्रियालिटी का फिलामेंट जो है वो कैसा है। और जो प्रिंटर के साथ वूल, मतलब ये कंपनी जो है जिसने ये प्रिंटर को शिप किया है और बनाया है, तो इसी कंपनी का जो खुद का फिलामेंट है वो भी मैंने यूज किया है। तो वो भी बहुत अच्छा है, उसका स्ट्रेंथ, उसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी है, प्रिंट्स भी बहुत स्मूथ निकलते हैं। थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अप टू द मार्क जो कॉस्टिंग और प्रिंटर का फिलामेंट का क्वालिटी है उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। तो वो भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जरूर वूल 3D का फिलामेंट भी यूज कर सकते हैं। ईसन की फिलामेंट में भी उनका क्वालिटी और उनका सब फिलामेंट का प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ है, तो उनका भी फिलामेंट आप यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे प्रिंटिंग स्पीड में। तो प्रिंट आपको कौन से स्पीड से करनी है, 50 mm पर सेकेंड करनी है, या फिर 55 mm, 40 mm। तो 40 से 60 के बीच में यूजुअली ये ट्रैवल होता है। रिट्रैक्शन है तो ट्रैवलिंग में रिट्रैक्शन, इसके बाद जेड ऑप्ट है, फैन स्पीड, जनरेट, सपोर्ट में आपको फिर सारे सेटिंग उसके मिल जाएंगे। सपोर्ट कहाँ कहाँ देना है, सपोर्ट का एंगल कितना होना चाहिए, जिगजैग, तो ये सारे सेटिंग्स है। तो हर सेटिंग को अलग से एक्सप्लेन करते बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और जो मैं नहीं चाहता आपको बोर करना। तो हर सेटिंग का एक सेटिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो इसके बाद जरूर बनाएंगे, क्योंकि सेटिंग्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हम नॉर्मल जो रिकमेंडेड सेटिंग्स है उसके साथ हम लोग प्रिंट करेंगे, और उसके साथ हम लोग देखेंगे कि इसकी प्रिंटिंग्स कैसे होते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर कस्टम सेटिंग्स की ओर जाएंगे। तो अभी आपको कोई भी अगर प्रिंट आपको क्यूरा में अगर कोई भी प्रिंट को स्लाइस करना है, तो आपको करने के लिए उसमें बहुत ही सिंपल है। आपको दो दो स्टाइल से आप इसे कर सकते हैं। या तो आप यहाँ से क्लिक करके ओपन करें, और इसके बाद जहाँ पे आपका प्रिंटिंग का जी कोड एसटीएल फाइल है, तो उस एसटीएल फाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, अगर मैंने कोई भी एक इसमें सिलेक्ट किया, तो ये लैंप अभी मैंने जो सिलेक्ट किया है, तो अभी इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो आपका डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। और इसके बाद आप इसमें आपका जो एसटीएल फाइल है, तो उस एसटीएल फाइल को आप सिलेक्ट करके इस क्यूरा स्लाइसर में ला सकते हैं। और दूसरा एक और मेथड है इसमें करने का, तो वो ये है कि आप डायरेक्टली इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, और क्यूरा स्लाइसर में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिंट है वो ऑटोमेटिकली क्यूरा में आ जाएगा। अब ये जो कस्टम बॉक्स है ये अपने प्रिंटर के साइज के हिसाब से ही बनाया रेडी हो जाता है जब आप इनिशियली क्यूरा को सेटअप करते हैं। तो अगर कोई भी प्रिंट आपके कस्टम बॉक्स के साइज से भी बड़ा है, तो आप ये प्रिंट ऑटोमेटिकली एक साइड में जाके थोड़ा फेंट कलर में आ जाएगा। तो आपको इसको इस कस्टम बॉक्स में लाने के लिए इसकी साइज को चेंज करना पड़ता है। और दूसरा या फिर इसका रोटेशन, मतलब इसके जो अलाइनमेंट है, तो इसको अलाइनमेंट को आप चेंज करके देख सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको एक मिनट, ये साइड में जाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो प्रोबेबली ये फिट हो जाएगा, क्योंकि प्रिंटर की जो मेरी हाइट है वो हाइट 260 होने की वजह से ये अभी हमारा सेट हो गया। तो यहाँ पे जब आप कोई भी प्रिंट को सिलेक्ट करते हैं टेक्सटाइल ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाते हैं। ये सेटिंग्स आपकी यूजुअल प्रिंटर के प्रिंट को मैनिपुलेट करने के सेटिंग्स है। जैसे कि आपको अगर इसको आगे पीछे लेना है, साइड में लेना है, या फिर ऊपर नीचे लेना, तो ये हो गया एक। इसके बाद दूसरा, यहाँ पे आप मैन्युअली कर सकते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में। ये हो गया स्केल।
अभी ये ऊपर का जो है इस ये मूव करने के लिए है। इसके बाद ये है स्केल। स्केल में आप प्रिंट के साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं, तो ये कम ज्यादा साइज अभी आप आपके हिसाब से कर सकते हैं, जिसके साथ ये भी चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे आप परसेंटेज वाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप वाइज भी कर सकते हैं। और अगर आपको यूनिफॉर्म स्केलिंग नहीं चाहिए तो आप इस टिक को निकाल के वापस से आप एक फिक्स एक्सिस को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने इसको किया तो ये हो गया इसके यूनिफॉर्म स्केल। इसके बाद आप रोटेट कर सकते हैं इसको ऊपर नीचे, आपके हिसाब से आपको कैसे इसका अलाइनमेंट रखना है। अब हर प्रिंट को कैसे अलाइनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपको मैं प्रिंट में आगे बताऊंगा, वीडियोस में आगे बताऊंगा कि अलाइनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद मिरर है, तो मिरर में भी शिट इसके बाद मिरर है, तो मिरर में आप जो प्रिंट है उसका अलाइनमेंट को मिरर कर सकते हैं। मतलब अगर आपको डायरेक्टली ऊपर से ऊपर नीचे चाहिए तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आगे पीछे चाहिए तो आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, साइड में चाहिए तो आप इसको साइड में भी मिरर कर सकते हैं। इसके बाद आगे भी है स्टेप है या फिर प्रिंटर सपोर्ट है, ब्लॉक करना है, प्रिंटर सपोर्ट ब्लॉकर है। तो ये सारी चीजें हम लोग जब सपोर्ट का वीडियो देखेंगे तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे। तो बस क्यूरा के बारे में इतना ही है बेसिक। इसको छोड़ के और ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि क्यूरा में वैसे तो सेटिंग्स का अगर देखा जाए तो बहुत सारा सेटिंग्स है, तो बहुत सारी सेटिंग्स की वजह से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और हम लोग प्रिंटिंग के बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको भी इजी जाए। और जो सेटिंग्स के इश्यूज मुझे आए थे इनिशियल लेवल पे, क्योंकि मुझे भी मैंने भी यूट्यूब से ही थोड़ा बहुत आइडिया लिया है प्रिंटिंग का, और बहुत बहुत सारा आपको ही ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, तो इसकी वजह से आपको ये ट्राई करके देखना चाहिए। तो जो लोग अभी प्रिंटर बाय करने का सोच रहे हैं वो जरूर प्रिंटर को बाय करें। और मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि 3D प्रिंटिंग की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप प्रिंटर जरूर बाय कीजिए। जब तक आप बाय नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझेगा नहीं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए इतना ही है, क्यूरा का स्लाइसर। आप जरूर इसको डाउनलोड कीजिए, आप चेक कीजिए आप। और अगर आपको कोई आइडिया, आपको क्यूरा के बारे में कोई इश्यूज है, आपके पास ऑलरेडी प्रिंटर है, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके साथ आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, मैंने इंस्टाग्राम की लिंक नीचे दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको चेक कीजिए। अगर आपको प्रिंटर्स बाय करने हैं तो मैंने 2-3 प्रिंटर्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वो भी जरूर चेक कीजिए। और उसके साथ आपको अगर कोई क्वेरीज, कमेंट्स या फिर सजेशंस है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद है वीडियो तो शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए तो आपको कोई भी नया वीडियो में डालूं तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो दोस्तों थैंक यू।